हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको इसकी जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसकी जितनी भी थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, वो सारी थ्योरी कवर करवाने वाला हूँ। आपको वन शॉट वीडियोस मिलेंगी, यूनिट वाइज 5 यूनिट है, 5 वन शॉट वीडियो मिलेंगी, जिसमें आपको मैं एक वीडियो के अंदर एक यूनिट की जितने भी थ्योरेटिकल कंटेंट है, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके एग्जाम में जिसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारा थ्योरेटिकल कंटेंट एक ही वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन वन शॉट रिवीजन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इनके जो नोट्स हैं वो पेड नोट्स हैं। अगर आपको ये थ्योरी वाले नोट्स परचेज करने हैं तो आप मेरे से परचेज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मेरे को डीएम कीजिए, वहां पर आपको इसके प्राइस के बारे में पता लग जाएगा, जिससे आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो इसकी यूनिट नंबर 5 है आपकी, जिसका नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसकी कंप्लीट थ्योरी। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपकी होती क्या है। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्ले अ क्रूशियल रोल इन फंक्शनिंग ऑफ एनी बिजनेस। इट प्रोवाइड वाइटल इंफॉर्मेशन टू वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग इन्वेस्टर, क्रेडिटर एंड डिसीजन मेकर अबाउट फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या करती है, ये जो स्टेक होल्डर होते हैं बिजनेस के, जो कि इन्वेस्टर, क्रेडिटर और डिसीजन मेकर हो गए, उन्हें बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प देम मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट इन्वेस्टिंग और लेंडिंग मनी टू द कंपनी। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये स्टेक होल्डर्स की मदद करती है कि वो डिसीजन ले पाए कि उन्हें बिजनेस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट करना है या पैसा लैंड करना है या नहीं करना। तो उस चीज को कहा जाता है आपका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसकी नीड एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। तो सबसे पहले सपोर्टिंग मैनेजमेंट डिसीजन। Financial reporting provide information to organization management to assist with planning, analysis, benchmarking and decision making। सबसे पहले ये मैनेजमेंट की हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। तो जब मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे जो भी उन्हें डिसीजन लेने होते हैं। फिर फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड डेटा टू इन्वेस्टर, प्रोमोटर, डेट प्रोवाइडर एंड क्रेडिटर टू हेल्प देम मेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट डिसीजन। उसके बाद जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का डेटा है वो इन्वेस्टर को, प्रोमोटर को, डेटर को, क्रेडिटर को मदद करता है डिसीजन लेने में कि उन्हें बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। फिर प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर एंड जनरल पब्लिक, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक ट्रेडेड कॉर्पोरेशन। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है जब ये इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर और जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करवाई जाती है। फिर आता है कम्युनिकेटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स यूजर्स। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द रिसोर्स दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बाइंग एंड यूजिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन से रिसोर्सेज को बाय कर रही है और यूज कर रही है। फिर फैसिलिटेटिंग ऑडिटिंग। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड द स्टैट्यूटरी ऑडिटर विद एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हेल्प टू ऑडिट द प्रोसेस। और क्या जो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है वो ऑडिटर की हेल्प करती है ऑडिट के प्रोसेस में उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा के। नेक्स्ट है प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैन इंप्रूव सोसाइटी वेलफेयर बाय कंसीडरिंग गवर्नमेंट यूनियन एंड एम्प्लॉय इंटरेस्ट। गवर्नमेंट यूनियन और एम्प्लॉय इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ये रिपोर्टिंग करी जाती है, तो इससे क्या होता है, सोसाइटी का भी बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। ये तो हो गया आपको ऊपर सोचे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में कि जो कंपनी होती है वो फाइनेंशियली स्टेटमेंट्स वगैरह क्यों बनाती है। अब आता है कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट की एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आती हैं। तो एन एनुअल रिपोर्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टी एट द एंड ऑफ फिस्कल ईयर। एक फिस्कल ईयर की एंड होने के बाद कंपनीज को अपने शेयर होल्डर को और इंटरेस्टेड पार्टी को एक स्टेटमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स वगैरह देना पड़ती है, जिसे एनुअल रिपोर्ट कहा जाता है। द एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड अ समरी ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। जो ये एनुअल रिपोर्ट होती है वो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में बताती है, एज वेल एज अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी ऑपरेशन, गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके साथ में कंपनी का ऑपरेशन किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, गवर्नेंस क्या है, मतलब स्ट्रक्चर वगैरह क्या है कंपनी का, और उसकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसकी एनुअल रिपोर्ट से पता लगती है।
एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो सबसे पहले चेयरमैन की स्टेटमेंट आती है, तो अ लेटर फ्रॉम चेयरमैन और सीईओ ऑफ द कंपनी आउटलाइनिंग द कंपनी स्ट्रेटेजी, विजन एंड फ्यूचर प्लान। सबसे पहले चेयरमैन की स्टेटमेंट आती है, जो कि या तो चेयरमैन देता है या सीईओ देता है कंपनी का, जिसके अंदर कंपनी की स्ट्रेटेजी, विजन और फ्यूचर प्लान के बारे में वो बताया जाता है। फिर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस स्टेटमेंट आती है, जिसे एमडीए कहा जाता है, तो अ सेक्शन दैट प्रोवाइड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जो कि एमडीए में क्या होता है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में एक इन डेप्थ एनालिसिस होता है कि कंपनी के रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंस क्या है, प्रॉफिट क्या है, कैश फ्लो क्या है। उसके बाद इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाती है, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम की स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट इसके अंदर आती है। फिर नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अ सेक्शन दैट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड कंटेक्स्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टीमेट, कंटीजेंसी एंड अदर रेलेवेंट डिटेल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए अकाउंटिंग पॉलिसीज की, एस्टीमेट्स की, कंटीजेंसी की और जो रेलेवेंट डिटेल है वो सारी आपकी नोट्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ऑडिटर की रिपोर्ट आती है इसमें, तो एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच प्रोवाइड एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्यूरेट एंड कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑडिटर की रिपोर्ट आती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक्यूरेट है या नहीं है, वो भी इसके अंदर आपकी जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर इंक्लूड करी जाती है एनुअल रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट, तो सेक्शन दैट डिस्क्राइब कंपनी गवर्नेंस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन एंड अदर रिलेटेड पार्टी। एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने क्या है, एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन कितने हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या है, इन सारी चीजों के बारे में। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी होता है एनुअल रिपोर्ट के अंदर, तो सेक्शन दैट आउटलाइन द कंपनी सोशल एंड एनवायरमेंटल इनिशिएटिव की कंपनी ने क्या क्या सोशली और एनवायरमेंटल इनिशिएटिव लिए हैं, सच एज सस्टेनेबल एफर्ट, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन एनुअल रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले स्कोप का डिफरेंस होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट बट दे आर ओनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, व्हाइल द एनुअल रिपोर्ट कवर अ ब्रॉडर रेंज ऑफ टॉपिक्स सच एज कंपनी विजन, मिशन, वैल्यू, स्ट्रेटेजिक प्लान, मेजर प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एनुअल रिपोर्ट का एक पार्ट होती है, जिसके अंदर सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है, लेकिन एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपकी काफी सारी चीजें जैसे कि विजन, मिशन, वैल्यू, स्ट्रेटेजिक प्लान, ये सारी चीजें कवर करी जाती है। नेक्स्ट है फॉर्मेट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलो स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी, व्हाइल एनुअल रिपोर्ट आर मोर फ्लेक्सिबल इन फॉर्मेट and can include various type of information such as graph, chart, image, narrative to convey a company performance and future prospectus। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं उसके जो फॉर्मेट होता है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उसके अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ही दी गई होती है आपके रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, इन सारी चीजों के बारे में। लेकिन वही जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसका फॉर्मेट फ्लेक्सिबल होता है, उसके अंदर आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से दी गई होती है, ग्राफ, चार्ट, इमेज, नैरेटिव, इन सारी चीजों का यूज करके आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई होती है। नेक्स्ट आता है ऑडियंस, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्राइमरी डिजाइन फॉर इन्वेस्टर, एनालिस्ट एंड रेगुलेटरी बॉडीज टू इवैल्यूएट द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ एंड कंप्लायंस, व्हाइल एनुअल रिपोर्ट आर इंटेंडेड टू कम्युनिकेट विद वाइडर ऑडियंस इंक्लूडिंग शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर एंड जनरल पब्लिक अबाउट द कंपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस, स्ट्रेटेजी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं वो किसके लिए होती है, स्पेशली इन्वेस्टर, एनालिटिक और रेगुलेटरी बॉडीज के लिए होती है, जिन्हें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और कंप्लायंस के बारे में जानना होता है। लेकिन जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो काफी सारे लोगों के लिए होती है, शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर, जनरल पब्लिक, इन सबको भी के लिए एनुअल रिपोर्ट आपकी होती है। लीगल रिक्वायरमेंट, तो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी आर लीगली रिक्वायर्ड टू सबमिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज, व्हाइल एनुअल रिपोर्ट आर नॉट मैंडेटरी बट आर ऑफन प्रोड्यूस्ड वॉलंटरली एज अ वे टू कम्युनिकेट विद स्टेकहोल्डर एंड प्रमोट द कंपनी ब्रांड एंड रेपुटेशन। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो लीगली मैंडेटरी होती है, कंपनी को प्रिपेयर करनी होती है और सबमिट करनी होती है रेगुलेटरी बॉडीज के पास। लेकिन जो एनुअल रिपोर्ट है ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं होता है बनाना, बस जो कंपनी है वो वॉलंटरली बना लेती है ताकि वो अपने स्टेक होल्डर और प्रमोटर के साथ कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब इसके अलावा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट होती है, तो उसके अंदर आपका क्या क्या होता है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है। द रिपोर्ट शुड बिगिन विद इंट्रोडक्शन दैट प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ कंपनी परफॉर्मेंस ओवर पास्ट ईयर, इट्स ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजी डायरेक्शन, कि पिछले साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा, क्या परफॉर्मेंस रही, क्या ऑपरेशन रहे और क्या उसकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन रही।
फिर बिजनेस रिव्यू होता है, तो दिस सेक्शन इंक्लूड अ रिव्यू ऑफ कंपनी बिजनेस ऑपरेशन, कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन किस तरीके से ऑपरेट हुए उसका रिव्यू होता है सेकंड। फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में होता है, तो डायरेक्टर रिपोर्ट शुड प्रोवाइड अ समरी ऑफ कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पिछले साल में कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही उसकी समरी होती है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, तो द सेक्शन शुड कवर द कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस इंक्लूडिंग कंपोजिशन एंड एक्टिविटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज रही। फिर रिस्क मैनेजमेंट होता है, तो द डायरेक्टर रिपोर्ट शुड इंक्लूड अ डिस्कशन ऑफ रिस्क दैट कंपनी फेस, हाउ दीज रिस्क आर बीइंग मैनेज्ड, कि कंपनी क्या क्या रिस्क फेस कर रही है और उन्हें किस तरीके से कंपनी मैनेज कर रही है। फिर फ्यूचर आउटलुक के बारे में होता है, तो डायरेक्टर रिपोर्ट शुड इंक्लूड विद एन आउटलुक ऑन कंपनीज फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, कि फ्यूचर में कंपनी किस तरीके से ऑपरेट होगी, क्या उसका विजन मिशन वगैरह है वो भी उसके अंदर इंक्लूड करा जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंटेंट होता है कि डायरेक्टर की रिपोर्ट में आपकी क्या क्या चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट है अब आपका टॉपिक जो है XBRL का मीनिंग, कि XBRL क्या होता है। XBRL स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। XBRL इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल डेटा। बिजनेस और फाइनेंशियल डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली रिपोर्ट करना, मतलब ई फॉर्म में सबमिट करना, वो चीज कहलाता है आपका XBRL। इट एनेबल द एक्सचेंज ऑफ डेटा इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट दैट कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर, फैसिलिटेटिंग द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डाटा। इसके अंदर क्या करा जाता है, जो डेटा होता है उसे मशीन की रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे वो इजीली कंप्यूटर को के अंदर प्रोसेस किया जा सके और उससे एक मीनिंगफुल एनालिसिस निकाला जा सके, वो चीज कहलाती है आपकी XBRL। फीचर्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले बिजनेस रूल वैलिडेशन, तो इट अलाउ यूजर टू वेरीफाई दैट इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन XBRL इंस्टेंट डॉक्यूमेंट इज कंसिस्टेंट विद टैक्सोनॉमी एंड प्री डिटरमाइंड बिजनेस रूल। ये बिजनेसेस को अलाउ करता है कि वो ये इंश्योर कर सके कि जो उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है उन्होंने XBRL के अंदर, वो टैक्सोनॉमी मतलब ग्लोबल टैक्सोनॉमी, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है और प्री डिटरमाइंड बिजनेस रूल्स के अकॉर्डिंग है। फिर है क्लियर डेफिनेशन, तो XBRL टैक्सोनॉमी प्रोवाइड क्लियर एंड प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टर्म्स सच एज रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट एंड लायबिलिटी व्हिच कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय यूजर ऑफ फाइनेंशियल डेटा। ये क्या करता है, सारे डेटा को रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट और लायबिलिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कोई भी उसे, जो भी यूजर है वो सभी यूजर उसको अंडरस्टैंड कर सके। फिर आता है स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट, तो XBRL प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फाइनेंशियल डेटा व्हिच एनेबल सॉफ्टवेयर डेवलपर टू क्रिएट एप्लीकेशन दैट कैन रीड, प्रोसेस एंड एनालाइज XBRL डेटा। XBRL क्या करता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड वे प्रोवाइड करवाता है फाइनेंशियल डेटा को रिप्रेजेंट करने का, जिससे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो इसे के एप्लीकेशन को इजीली रीड कर पाते हैं, प्रोसेस कर पाते हैं और एनालाइज कर पाते हैं। फिर सपोर्ट मल्टी लैंग्वेज, so this means that XBRL allow for the creation of taxonomy level in multiple language, making it easier for company to report financial reporting across different region and to comply with local language requirement। ये मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो क्या होता है, किसी भी रीजन में किसी भी लैंग्वेज में इस डेटा को रीड किया जा सकता है, सभी के लिए सेम होता है। ठीक है, यूजेस क्या क्या होते हैं XBRL के, तो सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो XBRL enable फाइनेंशियल डेटा टू एक्सचेंज बिटवीन बिजनेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एजेंसी। XBRL की मदद से जो फाइनेंशियल डेटा होता है वो इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजेंसी के बीच में इजीली एक्सचेंज हो जाता है। फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस, तो मैनी रेगुलेटरी बॉडीज सच एज SEC, RBI, MCA हैव मैंडेटेड द यूज ऑफ XBRL रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डेटा। जो कई सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन्होंने इसे मैंडेटरी कर दिया है कि आपको आपका जो फाइनेंशियल डेटा है वो XBRL फॉर्म में ही अपलोड करना है या रिपोर्ट करना है। फिर इन्वेस्टर एनालिसिस, तो XBRL डेटा कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टर टू परफॉर्म एनालिसिस एंड कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा अक्रॉस कंपनी, इंडस्ट्री एंड रीजन। XBRL डेटा की मदद से जो एनालिसिस इन्वेस्टर्स होते हैं वो डेटा को एनालाइज कर पाते हैं, चाहे किसी भी रीजन का, किसी भी कंपनी का या किसी भी इंडस्ट्री का डेटा हो, इजीली उसे कंपेयर किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है। फिर रिस्क मैनेजमेंट, तो द यूज ऑफ XBRL इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हेल्प कंपनी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज रिस्क मोर इफेक्टिवली। XBRL क्या मदद करता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हेल्प करता है, जिससे रिस्क को इजीली आइडेंटिफाई और मैनेज किया जा सकता है। फिर एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी, तो द यूज ऑफ XBRL प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। XBRL की मदद से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आ जाती है और एफिशिएंसी भी आ जाती है। ठीक है, ये आपके इसके यूजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ड्राफ्टिंग ऑफ नोट्स टू अकाउंट, की नोट्स टू अकाउंट को किस तरीके से ड्राफ्ट किया जा सकता है। तो नंबर 1 है अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, तो सबसे पहले दिस विल इंश्योर दैट नोट्स आर एक्यूरेट एंड कंप्लाई विद नेसेसरी गाइडलाइंस। आपको ये इंश्योर करना है कि जो नोट्स हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए और नेसेसरी गाइडलाइंस को कंप्लाई करने चाहिए। यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, तो दिस विल हेल्प यू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज इजीली अंडरस्टूड बाय रीडर,
आपको ऐसी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जिससे जो इन्फॉर्मेशन है वो रीडर आसानी से समझ सके। फिर ऑर्गेनाइज द नोट्स लॉजिकली, तो दिस में इन्वॉल्व ग्रुपिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टुगेदर और प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन क्रोनोलॉजिकल और थर्मेटिक ऑर्डर। आपको क्या करना है, नोट्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसे, जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे एक साथ में रखना है और इन्फॉर्मेशन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो दिस में इंक्लूड डिटेल ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी की अजम्पशन एंड एस्टिमेट, डिटेल ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन और इवेंट। नोट्स के अंदर आपकी क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, जो आपकी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है, वो एजम्पशन है, वो एस्टिमेट्स हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन और इवेंट है, ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए नोट्स में। फिर है यूज सपोर्टिंग डेटा एंड एग्जांपल, तो टू प्रोवाइड कंटेक्स्ट एंड क्लैरिटी, नोट्स टू अकाउंट में इंक्लूड सपोर्टिंग डेटा एंड एग्जांपल सच एज टेबल, चार्ट एंड ग्राफ। नोट्स के अंदर आप टेबल, चार्ट और ग्राफ का यूज कर सकते हैं डेटा को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। फिर है इंश्योर एक्यूरेसी, तो इट इज एसेंशियल दैट नोट्स टू अकाउंट्स आर एक्यूरेट एंड बेस्ड ऑन रिलायबल डेटा। नोट्स टू अकाउंट होने चाहिए वो कैसे, एक्यूरेट होने चाहिए और रिलायबल डेटा के ऊपर बने, बेसिस पर बने होने चाहिए। एनी अजम्पशन और एस्टिमेट्स यूज शुड बी डिस्क्लोज्ड एंड सपोर्टेड बाय एप्रोप्रिएट एविडेंस। कोई भी आपने जो एजम्पशन या एस्टिमेट यूज करा है वो डिस्क्लोज करना है और प्रॉपर एविडेंस के साथ उसे सपोर्ट करना है। नेक्स्ट है रिव्यू एंड रिवाइज, तो फाइनली नोट्स टू अकाउंट शुड बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड एज नेसेसरी टू इंश्योर दैट दे आर कंप्लीट, एक्यूरेट एंड कंप्लाई विद रेलेवेंट स्टैंडर्ड और रेगुलेशन। जब नोट्स रेडी हो जाएं तो आपको उन्हें एक बार फाइनल रिव्यू और रिवाइज करना है कि जो नोट्स हैं वो कंप्लीट है, एक्यूरेट है और रेलेवेंट स्टैंडर्ड और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग का, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 डील करता है सेगमेंट रिपोर्टिंग के साथ। दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर कंपनी टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस सेगमेंट। इसके अंदर आपको क्या रिपोर्ट करना होता है कि बिजनेस की जो भी सेगमेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में आपको बताना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है, वो कहलाता है आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बेटर डिसीजन मेकिंग, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग प्रोवाइड यूजर विद मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। ये इससे क्या पता लगता है कि जो बिजनेस के अलग अलग पार्ट है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, यूजर्स की ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी बाय प्रोवाइडिंग मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी ऑपरेशन। कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में, अलग अलग प्लेसेस के ऑपरेशंस के बारे में, अलग अलग प्रोडक्ट के ऑपरेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा के क्या होता है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड रिसोर्स एलोकेशन, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ रिसोर्स आर एलोकेटेड विद इन कंपनी, अलाउइंग मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई एरिया रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट और रिसोर्स। ये मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि बिजनेस में जो रिसोर्सेज है वो किस तरीके से एलोकेट हो रखे हैं और किन एरियाज में और रिसोर्सेज की एलोकेट करने की जरूरत है। नेक्स्ट है इनहांस्ड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग अलाउ यूजर टू बेटर मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी डिफरेंट सेगमेंट। जो सेगमेंट रिपोर्टिंग होती है वो अलाउ करता है यूजर को कि वो कंपनी की अलग अलग सेगमेंट की परफॉर्मेंस को और ज्यादा अच्छे तरीके से मेजर कर सके और उसे इम्प्रूव कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सस्टेनेबिलिटी, तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग, डिस्क्लोजिंग एंड बीइंग अकाउंटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक, डेवलपमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट। ऑर्गेनाइजेशन का क्या इकोनॉमिक, क्या एनवायरमेंटल और क्या सोशल इम्पैक्ट है, उस चीज को मेजर करना, डिस्क्लोज करना और उसके लिए अकाउंटेबल रहना क्या कहलाता है, आपका सस्टेनेबल रिपोर्टिंग कहलाता है। It provide a transparent and holistic view of organization sustainability performance to stakeholders such as investor, customer, employee and wider community. इससे सस्टेनेबल रिपोर्टिंग से जो स्टेक होल्डर हैं उन्हें पता लगता है कि कंपनी की सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस कैसी है। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग जरूरी क्यों है, तो इट इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये बताता है सस्टेनेबल परफॉर्मेंस के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी सस्टेनेबल है, तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है इन्वेस्टर के सामने। फिर इनहांस रेपुटेशन एंड स्टेक होल्डर ट्रस्ट, अगर सस्टेनेबल रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उससे रेपुटेशन भी बढ़ती है सोसाइटी के अंदर और जो स्टेक होल्डर होते हैं उनका भी ट्रस्ट बढ़ जाता है। फिर आता है ड्राइव सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस, तो बाय ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन कैन आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट एंड सेट गोल टू ड्राइव सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस ओवर टाइम। अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करके बिजनेस क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पर उन्हें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 7 प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करने के 7 प्रिंसिपल है। पहला मटेरियलिटी, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबिलिटी इशू दैट आर रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट टू स्टेक होल्डर। सिर्फ उन्हीं इश्यूज को रिपोर्ट करना है जो कि रेलेवेंट हो और इम्पोर्टेंट हो स्टेक होल्डर्स के लिए। फिर स्टेक होल्डर इंक्लूसिवनेस, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड एंगेज विद रेंज ऑफ स्टेक होल्डर एंड सीक टू अंडरस्टैंड देयर सस्टेनेबिलिटी कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशंस।
ऑर्गेनाइजेशन को स्टेक होल्डर के साथ इंगेज होना है, जिससे वो उनके सस्टेनेबिलिटी कंसर्न और एक्सपेक्टेशंस को समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग वर्क कर पाए। फिर सस्टेनेबिलिटी कंटेक्स्ट, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट इन विच दे ऑपरेट। किस कंटेक्स्ट में वो वर्क कर रही है, किस तरीके की सस्टेनेबिलिटी अचीव कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में बताना है। कंप्लीटनेस, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट ऑन देयर सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस कॉम्प्रिहेंसिवली एंड इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के इम्पैक्ट को रिपोर्ट करना है। फिर एक्यूरेसी, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड इंश्योर दैट एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन रिपोर्टेड, जो इन्फॉर्मेशन वो रिपोर्ट कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के बारे में, वो एक्यूरेट और रिलायबल होनी चाहिए। टाइमलीनेस, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट सस्टेनेबल इन्फॉर्मेशन इन टाइमली मैनर में रिपोर्ट करना है। और क्लैरिटी, तो शुड कम्युनिकेट क्लियरली एंड कॉन्साइजली, क्लियरली और कॉन्साइज वे में रिपोर्ट करना है। ये नहीं बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार कर दी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रिपल लाइन बॉटम रिपोर्टिंग क्या होती है। तो द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग रेफर्स टू फ्रेमवर्क ऑफ मेजरिंग रिपोर्टिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सोशल, एनवायरमेंटल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एक ऑर्गेनाइजेशन की सोशल, एनवायरमेंटल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करना और रिपोर्ट करना कहलाता है ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। TBL reporting is based on idea that organization success should not solely in terms of financial performance but also in terms of society and environment। ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस होती है वो सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की टर्म में ही मेजर नहीं की जाती है, उसे हमें सोसाइटी और एनवायरनमेंट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है इसकी टर्म्स में भी मेजर करना चाहिए। तो वही चीज कहलाती है आपकी ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं, इससे इंप्रूव सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस होती है कि कंपनी को पता लग जाता है उसकी इन्वायरमेंटल और सोसाइटी के इम्पैक्ट के बारे में, जिससे वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाती है। एनहांस स्टेक होल्डर की इंगेजमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि अगर वो उनके साथ इंगेज हुआ जाता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को समझा जाता है और उनके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करी जाती है। फिर इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस को बताकर। फिर रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाता है। तो TBL रिपोर्टिंग कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई एंड मैनेज सस्टेनेबिलिटी रिस्क। इसकी मदद से क्या होता है, अगर कोई सस्टेनेबिलिटी रिस्क होता है तो वो आइडेंटिफाई हो पाता है और उसे मैनेज किया जा पाता है अच्छे से, ठीक है। तो ये आपके TBL रिपोर्टिंग के बेनिफिट्स हो गए। एक कॉस्ट सेविंग एंड एफिशिएंसी गेन भी मिलता है कि कंपनी की कॉस्ट सेव हो जाती है, जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो बच जाते हैं और एफिशिएंसी गेन इससे आ जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, जिसे हम CSR रिपोर्टिंग भी कहते हैं। तो ये भी एक तरीके की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है। इट इन्वॉल्व मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू एथिकल एंड सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉय वेलबींग, एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप एंड अदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इशू। इसके अंदर कंपनी मेजर करती है और रिपोर्ट करती है किस चीज के बारे में ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, क्या क्या एक्टिविटीज करी, एथिकल और सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस से रिलेटेड, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉय के वेलबींग से रिलेटेड और ओवरऑल सोसाइटी के लिए कंपनी ने क्या करा, उस चीज की रिपोर्टिंग जो होती है मेजर करना और रिपोर्ट करना, वो कहलाता है आपका CSR रिपोर्टिंग। इसके की कंपोनेंट क्या होते हैं, सबसे पहले एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। तो इसके अंदर बिजनेस जो कंडक्ट किया जाना चाहिए वो कंप्लायंस के साथ किया जाना चाहिए, सारी लॉज एंड रेगुलेशंस के कंप्लायंस के साथ। फिर सोशल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की, जो भी सोसाइटी के लोग हैं उनको एंगेज करना चाहिए, उनके लिए लोकल कम्युनिटी के ऊपर उनका बिजनेस का कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए और सोशल और चैरिटेबल कॉज के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए बिजनेस को। फिर एम्प्लॉय वेलबींग के अंदर तो जो एम्प्लॉय हैं उनको ये हेल्थ, सेफ्टी और वेलबींग का ध्यान रखना चाहिए बिजनेस को, और डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन को प्रमोट करना चाहिए। फिर एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप, तो इसके अंदर एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम से कम होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, और वेस्ट वगैरह को अच्छे से मैनेज करना चाहिए। फिर गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, तो दिस इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, लीडरशिप प्रैक्टिस एंड कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, लीडरशिप प्रैक्टिस और कमिटमेंट होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि उससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मिले CSR रिपोर्टिंग के बारे में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आपका ये CSR का कंसेप्ट भी खत्म हो जाता है और आपकी जो यूनिट नंबर 5 है इसकी वन शॉट रिवीजन भी कंप्लीट हो जाती है। जो भी टॉपिक आपके इस यूनिट में से इंपॉर्टेंट है सारे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है थ्योरेटिकल कंसेप्ट के क्वेश्चंस के व्यू में। तो होप सो आप सभी के लिए वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।